नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं देवेंद्र सिंह आपका गुरुजी पाठशाला में फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि मैं आपके लिए इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा, तो उसी के संदर्भ में मैं आपके लिए एक इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं क्लास 10th का, क्योंकि आपकी बोर्ड की परीक्षाएं बहुत ही नज़दीक हैं और आप आने वाले समय में अपनी तैयारी को कैसे शुरू रखते हैं और आपने अभी तक अपनी तैयारी कितनी कर ली है, ये आप इस प्रश्न पत्र के माध्यम से देख सकते हैं, है ना। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव टुवर्ड द आवर मॉडल पेपर ऑफ क्लास 10th. So let's see the first question. It is about a paragraph. So the part 1 is read the following passage carefully and choose the correct option to answer the following to answer the question that follow. कह रहे हैं कि आपको ये जो पैराग्राफ है इसको बहुत आराम से पढ़ना है और नीचे इसके जो क्वेश्चन आंसर दिए हैं इसको आपको करना है। तो ये अनसीन पैसेज, इसको आपने कभी देखा नहीं होगा। इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको क्या करना है भैया, इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको आंसर देने हैं, है ना। तो क्वेश्चन को पढ़ने के लिए और आंसर को देने के लिए सबसे पहले ये बहुत ही जरूरी है कि आप क्या करिए, आप जो भी पैसेज दिया गया है उसको कम से कम आप 2 बार पढ़िए, उसके डिफिकल्ट वर्ड और उसकी हिंदी निकालने की कोशिश करिए ताकि आप इसको आराम से समझ पाए। देखिए, मैटर मतलब पता होगा आपको, मामला, है ना। और एक्सट्रीम मतलब होता है धाराएं कह लें, है ना। अलाइक मतलब होता है एक समान। क्या होती है? एक समान। पॉजिटिव का मतलब पता होगा आपको, सकारात्मक। नेगेटिव का मतलब होगा नकारात्मक, है ना। और सिमिलर मतलब होगा एक समान, है ना। और वाइब्रेशन का मतलब होगा क्या? कंपन। वाइब्रेशन मतलब क्या? कंपन, है ना। स्लो मतलब धीमा और रैपिड, रैपिड का मतलब होगा तेज। रैपिड का मतलब क्या होगा भैया? तेज। और फिर आते हैं नेचर मतलब होगी प्रकृति, है ना। अच्छा, रेजिस्टेंस मतलब होता है प्रतिरोध। क्या? प्रतिरोध। और नॉन रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध ना करना, विरोध ना करना। प्रतिरोध मतलब विरोध या विरोध ना करना, है ना। फिर है लेजी। लेजी का मतलब होगा आलसी या सुस्त। स्ट्राइक, स्ट्राइक मतलब होगा क्या? मारना। ब्लो मतलब ठीक है। ब्लेस मतलब होगा आशीर्वाद देना। अप्रेश मतलब होता है किसी को कुचलना। सिन मतलब होगा पाप, है ना। देखिए, अगर आप इन हार्ड वर्ड का मतलब पता होगा अगर आपको, तो क्या होगा, कम से कम आपको 1 नंबर यहीं से मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? इस पैराग्राफ में से 1 नंबर या तो आपको सिनोनिम्स का पूछ लेगा या तो एंटोनिम्स का पूछ लेगा, है ना। सिनोनिम मतलब पर्यायवाची, एंटोनिम मतलब शब्द विलोम। तो अगर इनका सही से आपको मतलब पता है तो आप वो 1 नंबर पा सकते हैं जो शब्द विलोम में आएगा, है ना। ये किस में आएगा भैया? एंटोनिम्स में आएगा या सिनोनिम्स में आएगा। तो अब हार्ड वर्ड्स लिख लिए थे मैंने, अब इसका मतलब लिख लेते हैं। देयर इज ए ग्रेट लेसन, एक बहुत बड़ी सीख है। फॉर ऑल ऑफ अस, हम में से सभी के लिए। तो हम में से सभी के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। टू लर्न मतलब सीखने के लिए। क्या? दैट इन ऑल मैटर्स, कि सभी मामलों में। द टू स्ट्रीम्स आर अलाइक, कि जो दोनों धाराएं हैं या जो दोनों तरीके हैं या जो अलग अलग लोग हैं वो कैसे होंगे? अलाइक मतलब एक ही जैसे। द एक्सट्रीम पॉजिटिव एंड एक्सट्रीम नेगेटिव, मतलब जो सकारात्मक चीजें होंगी और जो नकारात्मक चीजें होंगी, आर ऑलवेज सिमिलर, वो हमेशा कैसी होती हैं? एक समान होती हैं। व्हेन द वाइब्रेशन ऑफ लाइट आर टू स्लो, व्हेन द वाइब्रेशन ऑफ लाइट आर टू स्लो, जब प्रकाश का कंपन बहुत ज्यादा धीमा होता है तो वी डू नॉट सी देम, तो हमको देख नहीं पाते हैं। जब प्रकाश का कंपन बहुत ज्यादा धीमा होता है तो उनको हम देख नहीं पाते हैं। नॉर डू वी सी देम, और ना ही हम तब उनको देख पाते हैं व्हेन दे आर टू रैपिड, जब वो क्या होती हैं? बहुत ही ज्यादा रैपिड होती हैं, मतलब तेज होती हैं। सो विद द साउंड, ऐसा ही आवाज के साथ है। इसका मतलब समझिए, कह रहे हैं कि प्रकाश का वाइब्रेशन जब बहुत धीमा होता है
तब भी हम उसको देख नहीं पाते हैं, और जब बहुत तेज होता है तब भी उसको देख नहीं पाते हैं हम। सो विद द साउंड, ऐसी ही प्रक्रिया आवाज के साथ होती है। व्हेन वेरी लो इन पिच, जब जो आवाज है, ठीक है, वो बहुत कम में होता है, उसकी जो आवृत्ति वो बहुत कम होती है, तो वी डू नॉट हियर इट, तो हम इसको सुन नहीं पाते हैं। व्हेन वेरी हाई, जब बहुत ज्यादा होती है, तो वी डू नॉट हियर इट आइदर, तब भी हम इसको सुन नहीं पाते हैं। ऑफ लाइक, इसी तरीका का है नेचर मतलब प्रकृति, इज द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड नॉन रेजिस्टेंस। इसी तरीके की प्रकृति को अलग अलग करता है कौन? प्रतिरोध करना और प्रतिरोध ना करना। वन मैन डज नॉट रेसिस्ट, एक आदमी किसी का विरोध नहीं कर पाता है। बिकॉज ही इज वीक लेजी, क्योंकि वो क्या है? कमजोर है, आलसी है। एंड कैन नॉट, और उसका प्रतिरोध वो करने योग्य नहीं है। द अदर मैन नोज, द अदर मैन मतलब दूसरा आदमी, तो एक आदमी कमजोर है तो दूसरा आदमी कैसा होगा? ताकतवर होगा। तो द अदर मैन नोज, जो ताकतवर आदमी वो जानता है, दैट ही कैन स्ट्राइक, कि वो मार सकता है, एन इररेसिस्टिबल ब्लो, मतलब एक तेज मुक्का, इफ ही लाइक्स, अगर वो चाहे। ताकतवर आदमी जानता है कि वो एक कमजोर आदमी को मुक्का मार सकता है जब भी वो चाहे। येट मतलब फिर भी, ही नॉट ओनली डज नॉट स्ट्राइक बट ब्लेस हिज एनिमीज, फिर भी वो अपने एनिमी को, शत्रु को नहीं मारता है, उसको समझो उसको ब्लेसिंग देता है, आशीर्वाद देता है, या उसको मारता नहीं, ऐसा जानिए। द वीक हु सोज नॉन रेजिस्टेंस, द वीक मतलब कमजोर, हु सोज नॉन रेजिस्टेंस, जो प्रतिरोध को नहीं दिखाते हैं, इज अप्रेस्ड, वो क्या कर दिए जाते हैं? उनको कुचल दिया जाता है, दबा दिया जाता है। वाइल द स्ट्रॉन्गर वन कमिट्स अ सिन, और जबकि स्ट्रॉन्गर वन मतलब जो ताकतवर लोग हैं, कमिट्स अ सिन, वो लोग अपराध कर देते हैं, इफ ही अपर रेजिस्टेंस, अगर वो क्या करते हैं? प्रतिरोध दिखाते हैं तो। चलिए आइए क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं वी आर अनेबल टू हियर अ साउंड इफ, वी मतलब हम, आर मतलब है, अनेबल मतलब अयोग्य, टू हियर अ साउंड एक आवाज सुनने के लिए, इफ मतलब यदि, हम एक आवाज नहीं सुन पाते हैं कब? इट इज टू लो, ये बहुत ज्यादा कम होती है। इट इज टू हाई, ये बहुत ज्यादा तीव्र होती है। इट इज टू नॉइजी, बहुत शोरगुल होती है। बोथ ए एंड बी, दोनों ए और बी। तो आप आवाज को कब नहीं सुन पाते हैं? जब या तो आवाज बहुत ज्यादा धीमे हो और या तो आवाज बहुत ज्यादा तेज हो। तो इसका आंसर क्या होगा? डी वाला भैया, है ना? क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। द टू स्ट्रीम्स आर अलाइक, दो धाराएं एक समान होती हैं, इसका मतलब है क्या? एक्सट्रीम पॉजिटिव इज बेटर देन एक्सट्रीम नेगेटिव, सकारात्मक जो स्ट्रीम है वो पॉजिटिव स्ट्रीम से बेहतर है? नहीं। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड, एक्सेस मतलब अधिकता, ऑफ एनीथिंग मतलब किसी भी चीज की, किसी भी चीज की अधिकता क्या नहीं है? ठीक नहीं है। वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन बोथ द सिचुएशंस, वी मतलब हम, गेट मतलब पाते हैं, ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट, लगभग एक ही तरह के रिजल्ट, इन बोथ सिचुएशन मतलब दोनों सिचुएशन में, परिस्थितियों में। ऑल ऑफ द अबव, तीनों। तो क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों धाराएं एक जैसी होती है, इसका मतलब क्या है? एक चीज दूसरी चीज से ज्यादा अच्छी है? नहीं। सभी चीजों की दिखता ठीक है? नहीं। तो आंसर होगा सी वाला, ठीक है ना? फिर आगे आइए, कह रहे हैं विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ स्लो, विच मतलब कौन सा, वर्ड मतलब शब्द, इन द पैसेज मतलब पैसेज में, इज अपोजिट ऑफ स्लो धीमे का उल्टा है। इसमें से कौन सा शब्द धीमे का उल्टा है? जब मैंने अभी हिंदी लिखी थी, हार्ड वर्ड की हिंदी लिखी थी, तब लिख दिया था। स्ट्राइक मतलब क्या होगा? मारना। लेजी मतलब आलसी। रेसिस्ट मतलब विरोध करना, और रैपिड मतलब होगा तेज, है ना? तो स्लो का मतलब धीमा, और रैपिड का मतलब भैया क्या हो जाएगा? तेज। तो इसका आंसर क्या होगा? रैपिड, है ना? क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। कह रहे हैं आई डियर विद माई पेरेंट्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन भरना है, ये आपको हेल्पिंग मेन में भरनी है, आपको टेंस कम से कम पता होना चाहिए। तो आई डियर विद माई पेरेंट्स, तो आई विल गो डियर विद माई पेरेंट्स, आई वेंट देयर विद माय पेरेंट्स, आई हैड गॉन देयर विद पेरेंट्स। देखो तीनों अगर आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, मेन वर्ब लगाएंगे, तो ये तीनों सही सही मतलब देंगे, इसलिए डी वाला जो होगा ऑप्शन वो सही हो जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे की ओर बढ़िए। लिखा हुआ है इफ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर। इफ मतलब यदि, यू मतलब आप, नो मतलब वांट मतलब चाहते हैं, टू नो मतलब जानना। अगर आप जानना चाहते हैं न्यू थिंग्स, नई नई चीजें, अगर आप नई नई चीजें जानना चाहते हैं तो आप हैं क्या? कॉशस मतलब सावधान। क्या? कॉन्शियस का मतलब सचेत। केयरलेस का मतलब लापरवाह। और क्यूरियस का मतलब उत्सुक। आप लोग कोशिश करिए कि इनका मतलब लिख लीजिए, है ना, तो आपके लिए काम में आएगा आप लोग। तो कॉशियस का मतलब होगा सावधान, कॉन्शियस का मतलब होगा सचेत, केयरलेस का मतलब लापरवाह, क्यूरियस का मतलब उत्सुक। तो अगर आप नई नई चीजों को जानना चाहते हैं तो आप क्या हैं? लापरवाह हैं क्या? नहीं। कॉन्शियस है क्या? नहीं। कॉशियस है क्या? नहीं। क्यूरियस है मतलब उत्सुक है नई नई चीजों को जानने के लिए। क्लियर? चलिए रीऑर्डर आपके में आना ही है, प्रीपोजिशन आपकी आनी ही है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आना है, एक्टिव पैसिव आना है ना। तो ये सब आपको आना है, तो ये सब आपको तैयार करके रखना है भैया। और ये सब ऐसे चीजें हैं जो आपको एकदम प्योर नंबर देंगी, है ना। तो रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पे वर्ड्स का क्लस्टर दिया गया है, इनको आप रीअरेंज करिए, फिर से बनाइए ताकि इनका जो मतलब है वो सही से निकल पाए। Loves mine to share as brother his, है ना। तो देखिए अगर हम माई ट्वाइस से शुरुआत करते हैं, है ना, तो क्या होगा? माई ट्वाइस लव्स टू शेयर हिज ब्रदर। देखिए यहाँ पे जो हिज लगा हुआ है वो किसके लिए लगा है? ये हिज मतलब अपना लगेगा सब्जेक्ट के लिए, और सब्जेक्ट भैया कैसे हैं? लाइफलेस हैं। तो अगर माई ट्वाइस सब्जेक्ट लगाएंगे तो यहां पे ये हिज नहीं होगा, इट्स होना चाहिए, क्योंकि लाइफलेस थिंग्स हैं। तो ये वाला भैया अपने आप गलत हो गया, है ना। ब्रदर लव्ड हिज ट्वाइस टू माई शेयर, ये तो पढ़ने से ही गलत लग रहा है भैया। फिर माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज ट्वाइस, देखिए सब्जेक्ट लिख दिया हमने, है ना। फिर क्या आ रही है? ये देखिए आ रही है क्या? मेन वर्ब। और मेन वर्ब के बाद ये देखिए क्या लगा हुआ है? इन्फिनिटिव लग के एक वर्ब लगी हुई है, और हिज ट्वाइस लगा हुआ है, ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। मतलब ये जो सेंटेंस है एकदम सही है। तो इसमें कौन सा सेंटेंस सही होगा? सी वाला। चलिए आगे की ओर बढ़िया। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड। ये 4 वर्ड दिए गए हैं, इसमें से एक वर्ड की स्पेलिंग कैसी है? गलत लिखी हुई है ना। ये रॉन्ग स्पेल्ड है, गलत लिखा हुआ है। आपको ढूंढना है कि कौन सी स्पेलिंग गलत लिखनी है। ये आना है आप में और आना ही है ना। तो आप जब भी लेसन पढ़िए या कहीं पे स्पेलिंग देखे तो उनको बहुत ध्यान से देखिए। तो देखिए अटेंडेंस सही है, अटेंडेंस सही है, एक्सेप्टेंस सही है, एक्विस्टेंस सही है, और ये अबेडेंस गलत है ना। अबेडेंस की स्पेलिंग होगी ABUNDANCE, अबेडेंस। ये स्पेलिंग इसकी क्या होगी? सही होगी भैया। तो यही मिस स्पेल्ड है, मतलब यही वाला जो ऑप्शन है वो सही है। अब देखिए ही जंप्ड, आगे आइए। ये लिखा हुआ ही जंप्ड द वेल टू सेव द ड्रॉनिंग गर्ल। ड्रॉनिंग गर्ल मतलब डूबती हुई लड़की। ड्रॉनिंग गर्ल मतलब डूबती हुई लड़की। ही जंप्ड, वो कूद गया। कहां? द वेल मतलब कुएं में। टू सेव मतलब बचाने के लिए। ड्रॉनिंग गर्ल मतलब डूबती हुई लड़की। डूबती हुई लड़की को बचाने के लिए वो क्या हो गया भैया? पानी में कूद गया। यहाँ पे प्रीपोजिशन फिल करनी है। तो इन लगाते हैं कब? जब कोई भी एक वस्तु किसी दूसरे के अंदर स्टैटिक फॉर्म में होती है तब। इनटू लगाते हैं तब जब एक वस्तु दूसरे वस्तु में इंटर कर रही होती है और मोशन में होती है, गति में होती है। तो जब एक वस्तु गति करती हुई दूसरी चीज में प्रवेश करती है तो उसमें क्या लगाते हैं? इनटू लगाते हैं। तो भैया ये क्या लगेगा? इनटू, ठीक ना। फॉर्म कब लगाते हैं? जब एक चीज दूसरी चीज से अलग रही होती है तो फॉर्म लगाते हैं। जैसे आई एम कमिंग फ्रॉम मुंबई, मैं मुंबई से आ रहा हूं, तो मैं और मुंबई अलग हो रहा हूं, इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे? फ्रॉम लगाएंगे। और एट का भैया एक प्रयोग बहुत ही बढ़िया जान लीजिए। समवन इज नॉकिंग एट द डोर, कोई दरवाजे पर क्या कर रहा है? खटखटा रहा है। तो वहां पे नॉकिंग के साथ भैया यहाँ पे क्या लगाएंगे? एट लगाएंगे। ये आपसे बार बार पूछा जाता है। और एट लगाते हैं किसके लिए? टाइम के लिए भी, जैसे एट नाइट, है ना, इस तरीके से। चलिए
देखिए जरा, लिखा हुआ है आई फिनिश्ड माई पोयम, मैंने अपनी पोयम समाप्त कर ली, ये एने जंग लिखती है। एंड इट वाज ब्यूटीफुल, और जो पोयम थी वो कैसी थी? ब्यूटीफुल थी। इट वाज अबाउट अ मदर डक, ये पोयम किसके बारे में थी? एक मदर डक एंड अ फादर स्वान विद 3 बेबी। एक मदर डक होती है, एक फादर स्वान होते हैं, उनके 3 बेबी डकलिंग्स होते हैं, ठीक है। हु वर बिटन टू डेथ, जिनको काट काट के मार डाला जाता है बाय द फादर, मतलब पिताजी के द्वारा। तो जो पिता है वो 3 बेबी डकलिंग को क्या करते हैं? दांतों से काट के मार देते हैं। बिकॉज मतलब क्योंकि दे क्वैक्ड टू मच, क्योंकि वो बहुत ज्यादा चहचहाते थे इसलिए। लकीली मतलब भाग्यवश। मिस्टर कीशिंग कौन है? टीचर है किसके? एने जंग के। टूक द जोक द राइट वे, भाग्यवश ये जो जोक था इसको जो मिस्टर कीशिंग होते हैं वो ठीक तरीके से समझते हैं। ही रीड द पोयम, वो पोयम को पढ़ते हैं। टू द क्लास मतलब क्लास में। एडिंग हिज ओन कमेंट, और उस पोयम में अपने कमेंट को जोड़ते हैं, तर्क को जोड़ते हैं। एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और अलग और श्रेणियां भी कुछ जोड़ते हैं। सिंस देन, तब से, आई हैव बीन अलाउड, मुझको अनुमति दे दी गई। टू टॉक मतलब बात करने की। एंड हैवेंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और मुझे और ज्यादा होमवर्क नहीं मिला। देखिए ऐसा था कि जो एने जंग थे वो क्लास में बहुत ज्यादा चैटर किया करती थी, बात किया करती थी। तो इससे जो उनके टीचर थे मिस्टर कीसिंग, वो हमेशा उनसे गुस्सा रहते थे और उनको क्या करते थे? नया ज्यादा काम देते थे ताकि वो हमेशा काम को करने में बिजी रहे। और एक बार जो वो होते हैं मिस्टर कीसिंग, वो उनसे ऐसे लिखने के लिए कहते हैं, ये ऐसे लिख के लाती है, और इसको पढ़ के जो मिस्टर कीसिंग है वो बहुत खुश हो जाते हैं। और उसके बाद वो क्या करते हैं? वो उसको कोई भी एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं देते हैं और उसको अलाउ करते हैं कि वो क्लास में थोड़ी बहुत अब बातचीत कर सकती है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन पे आइए। लिखा हुआ है इन एनेज पोयम, एने के पोयम में द डकलिंग एंड द फादर स्वान सिंबलाइज, जो डकलिंग है ना, और जो फादर स्वान है वो किसको दिखाते हैं? डकलिंग दिखाते हैं किसको? चिल्ड्रन को, और फादर स्वान दिखाता है किसको? पेरेंट्स को। बस आगे आइए। मिस्टर कीसिंग हैड असाइंड एने एक्स्ट्रा होमवर्क अर्लियर बिकॉज, जो मिस्टर कीसिंग थे वह एने को ज्यादा होमवर्क दिया करते थे। अर्लियर मतलब पहले, क्योंकि ही हेटेड हर, क्योंकि जो मिस्टर कीसिंग है वो घृणा करते थे उससे, एने से नहीं। एने वाज पुअर इन मैथ्स, एने की जो मैथ थी वो गड़बड़ थी, उसको सुधारने के लिए वो इसको काम देते थे, नहीं। एने हैड मिसबिहेव्ड विद हिम, एने मतलब एने ने, मिसबिहेव मतलब बुरा व्यवहार किया था, विद हिम मतलब उनके साथ, नहीं। एने टॉक्ड टू मच इन द क्लास, जो एने थी वो क्लास में बहुत ज्यादा बात करती थी, हाँ भैया। और ऐसे लगाइए और 1 नंबर पाइए, ठीक ना। चलिए आगे आइए। मंडेला पास्ड, मंडेला ने गुजारे ईयर्स इन जेल, साल, है ना। मंडेला ने कितने साल जेल में गुजारे भैया? तो 27 ईयर्स, है ना। चलिए अब आगे आइए। आपको जब भी अपने चैप्टर पढ़ने हैं तो बहुत ध्यान से पढ़ने, क्योंकि उसी में से क्वेश्चन आंसर भी यहाँ पे पूछे जाएंगे। फिर कह रहे हैं महसीर इज फाउंड इन कुर्ग, जो महसीर है वो कैसी मछली है? अ स्मॉल फ्रेश वाटर क्रिएचर, एक छोटी ताजे पानी की प्राणी, है ना। तो कुछ नहीं है ये लार्ज फ्रेश वाटर फिश है ना। और यही इसका ऑप्शन क्या है भैया? सही है। चलिए आगे की ओर आइए, और आगे की ओर आते देखते हैं हम कि द बस कंडक्टर वॉज अ मैन, जो बस कंडक्टर था वो आदमी था, कैसा? र्यूड असभ्य था, या जॉली प्रसन्न था, सेल्फिश स्वार्थी था, स्ट्रेंज मतलब विचित्र था। तो कैसा था भैया बस कंडक्टर? तो बस कंडक्टर एक जॉली पर्सन था, है ना। और वो क्या कहते उसको बुलाता है मैडम कह के, तो वो जॉली पर्सन, है ना। चलिए आगे आते हैं, और आगे आते देखते हैं कि रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये एक पोएम का एक्सट्रैक्ट है, इसको पढ़ना है और क्या देना है? आंसर देना भी है। देखो भाई, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट टच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। मतलब अपने नाखूनों को काटना बंद करो अमांडा, अपने कंधों को मत उचकाओ अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट स्ट्रेट अमांडा, अमांडा सीधे बैठ जाओ। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है? हु इज द स्पीकर इन द अबव लाइन्स, ये जो बता रहा है अमांडा को ये कौन है?
अमांडा खुद अपने आप को बता रही है? नहीं। उसके दोस्त उसको बता रहे हैं? नहीं। उसके नेबर्स इसको बता रहे हैं? नहीं। कौन बता रहा है? हर पेरेंट्स, है ना। चलिए आगे आइए, लिखा हुआ है द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक दिस बिकॉज, जो स्पीकर है वो अपनी बच्ची को इस तरीके से आदेश दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, क्योंकि जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों को हमेशा इसलिए इंस्ट्रक्शन देते हैं कि वो उनके इंस्ट्रक्शन को पाके थोड़ा सही हो जाए, है ना, तो वो इसलिए इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो स्पीकर जो है वो इस तरीके से अमांडा को इंस्ट्रक्शन दे रही है क्योंकि इंस्ट्रक्शन कैन मेक अमांडा बिहेव बेटर, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शन है वो अमांडा का व्यवहार में क्या ला सकते हैं? बदलाव ला सकते हैं, इस तरीके से। चलिए आगे आइए, लिखा हुआ है इट वॉज टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज परमानेंट गेस्ट बिकॉज, जो हैरियट होते हैं, डॉक्टर हैरियट है ना, वो ट्रिकी को हमेशा एक परमानेंट गेस्ट के रूप में रखना चाहते हैं क्योंकि इट वॉज टेम्पटेशन मतलब ये बहुत क्या था? आकर्षक था, ये एक लालच वाली बात थी। ट्रिकी को हमेशा एक परमानेंट गेस्ट बना के रखना क्योंकि मिसेज प्रम्पी डिड नॉट वांट ट्रिकी बैक, मिसेज प्रम्पी ट्रिकी को वापस नहीं चाहती थी। अरे ये तो भैया हो ही नहीं सकता था, जब वो आने लगी थी तो रोने लगी थी, है ना, बेहोश भी होने लगी थी भैया मिसेज प्रम्पी, तो मिसेज प्रम्पी ट्रिकी को हमेशा वापस चाहती थी। ट्रिकी डिड नॉट क्रिएट प्रॉब्लम, ट्रिकी वहां पर समस्याएं नहीं करता था। ट्रिकी वॉज नॉट रिकवरिंग फास्ट, ट्रिकी जल्दी नहीं ठीक हो रहा था। मिसेज प्रम्पी सेट अ लॉट ऑफ ईटेबल दैट द डॉक्टर एंजॉयड, तो जो मिसेज प्रम्पी थी भैया वो ढेर सारी खाने की चीजें भेजती थी, अंडा भेजती थी, बियर भेजती थी, इस तरीके से अलग अलग चीजें भेजती थी जिनका एंजॉय कौन लेता था? डॉक्टर और उसके फ्रेंड्स। इसीलिए जो डॉक्टर हैं वो चाहते हैं कि क्या करें? प्रम्पी को हमेशा परमानेंट गेस्ट के रूप में रख ले अपने यहां। चलिए आइए आगे क्वेश्चन पे, लिखा हुआ है अनिल टॉट हरि सिंह टू, अनिल ने हरि सिंह को सिखाया क्या? कुक एंड ऐड नंबर्स, पकाना और नंबरों को जोड़ना। राइट लिखना, कुक राइट एंड ऐड नंबर्स, पकाना, लिखना और नंबर जोड़ना। कुक एंड राइट, लिखना और पढ़ना। तो भैया अगर आपने कहानी सही से पढ़ी होगी, डेली स्कूल अटेंड किया होगा, तो आपको पता होगा कि ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे आइए, आगे लिखा हुआ है द बुक गिफ्टेड टू एब्राइट बाय हिज मदर वाज, मतलब एब्राइट की मां ने उसको कौन सी बुक गिफ्ट की थी? तो द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च 10, ठीक ना, ये वाली। आगे आइए, लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन डिस्क्राइब मैटिल्डा, इसमें से मैटिल्डा की विशेषताओं को कौन कौन सी विशेषताएं बता रही हैं? मैटिल्डा रिच थी, तो भैया तो तुरंत गलत हो गया क्योंकि मैटिल्डा रिच ही नहीं थी। फैशनेबल थी, हाँ फैशनेबल तो भैया बहुत थी मैटिल्डा। एम्बिशियस भी भैया बहुत थी। मिडिल क्लास की थी, हाँ, तो ये वाला ऑप्शन एकदम सही है ना। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है सेटिस्फाइड, जो मैटिल्डा वो सेटिस्फाइड थी नहीं, अगर वो सेटिस्फाइड होती तो वो हार क्यों मांगने जाती अपनी फ्रेंड से, है ना। फिर यहाँ पे देखो फिर रिच आ गया, फिर ये गलत हो गया। रिच को देख के तुरंत जानिए कि गलत है, क्योंकि जो मैटिल्डा थी वो रिच नहीं थी। भोली वॉज सेंट टू स्कूल, भोली को स्कूल भेजा गया क्योंकि इट वॉज नेसेसरी फॉर हर मैरिज, क्योंकि शादी करना क्योंकि पढ़ना उसकी शादी के लिए बहुत आवश्यक था, नहीं। एवरीबडी एल्स सेंट हिज डॉटर टू स्कूल, दूसरे लोग भी अपनी पुत्रियों को स्कूल भेजते थे, नहीं। हर मदर वांटेड हर टू गेट एजुकेटेड, उसकी माता चाहती थी कि उसके जो पुत्री है वो एजुकेटेड हो जाए, शिक्षित हो जाए, नहीं। हर फादर फेल्ट कंपेल्ड टू डू सो, उसके पिताजी बाध्य थे ऐसा करने के लिए, क्यों? क्योंकि जो आए थे ना गेस्ट, वो कह के गए थे कि कम से कम आप तो एक एग्जाम्पल सेट करिए अपनी डॉटर को स्कूल भेज के, है ना। इसके लिए जो रामलाल थे वो कंपेल थे किसके लिए? अपनी डॉटर को स्कूल भेजने के लिए। तो ये है भाई इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, जिसको कि मैंने आपको कराया है आज। जो बाकी का पोर्शन बचा हुआ है मैं आपको कल करवा दूंगा, और इस तरीके से आप डेली के डेली कोई ना कोई प्रैक्टिस सेट पाएंगे, जिससे आप अपनी तैयारी को
जो 22 फरवरी को पेपर आ रहे हैं उसको आप मेजर कर पाएंगे और उसी के हिसाब से अपनी तैयारी को शुरू कर पाएंगे इसी तरीके से। और जो ये 20 क्वेश्चन किए हैं आपने, आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। मैं देवेंद्र सिंह आज फिर बता लेना चाहूंगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फॉर टुडे।